जैसे कि गूगल में आई एम फीलिंग लकी होता है, आई एम फीलिंग हंग्री राइट नाउ। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, रमज़ान मुबारक सबसे पहले आप लोगों को। और आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हमने हमारी कम्युनिटी के अंदर दोबारा से एक पोल रन किया था कि नेक्स्ट कंटेंट किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। लोगों ने अपने सजेशंस दिए थे जिसमें जनरली बैंकिंग एंड सीमेंट्स के दरमियान काफ़ी एक क्लोज कंपटीशन था। सो फॉर नाउ वी आर गोइंग विद द बैंकिंग सेक्टर। आज हम बैंकिंग के ऊपर बात करेंगे, सीमेंट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात करेंगे क्योंकि उसमें रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। आई फील बैंकिंग जो है दैट्स अ मच सिंपलर कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। हमने कहीं ना कहीं इंटरेक्ट किया वही होता है बैंकिंग से, तो वो ईजियर होता है समझने के लिए। तो आज उस पर बात करते हैं कि बैंकिंग कैसे वर्क करती है, क्या की वेरिएबल्स होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाउ इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड हाउ देयर बिजनेस मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम अ कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग और एनी अदर बिजनेस। के बाद हाउ इट ट्रांसलेट्स इनटू प्रॉफिटेबिलिटी एंड एवरीथिंग। केस स्टडी हमने उठाई है एमसीबी बैंक के ऊपर क्योंकि वो मुझे लगता है बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सिंपल बैलेंस शीट है रिलेटिव टू अदर बैंक्स। तो उसके ऊपर हम एक सैंपल वर्किंग भी करेंगे एंड विल ट्राई टू डू सम फोरकास्टिंग एज वेल, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो की वेरिएबल्स होते हैं हाउ दे ट्रांसलेट इनटू प्रॉफिटेबिलिटी। सारी चीजें हम आज डिस्कस करते हैं, तो देखते रहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि बैंकिंग का क्या बिजनेस मॉडल होता है। हम डिपॉजिट करते हैं तो बैंक एक साइड पे क्या करता है, डिपॉजिट लेता है जिससे उसके पास पैसे आते हैं या लिक्विडिटी आती है। तो वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है। चीज को समझिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि लाइबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि कल को जब भी आप बैंक के पास वापस जाएंगे और बोलेंगे कि भाई ये मेरे पैसे हैं मुझे वापस चाहिए, तो बैंक को आपको वापस करना है। तो विच इज वाई बैंक कंसिडर्स दिस एज इट्स लाइबिलिटी। तो बैंक के पास पैसे आ गए, डिपॉजिट लाइबिलिटी के तौर पे इनफ्लो आ गया। अब बैंक उन पैसों का क्या करेगा, बैंक आगे उसको कहीं पे लगाएगा, या जनरली स्पीकिंग दो जगहें होती हैं जहां पे लगाते हैं। या तो वो उसको इन्वेस्ट करते हैं, यूजुअली पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, टी बिल्स, पीआईबीज वगैरह, इनमें लगाते हैं। या फिर वो लोन दे देते हैं किसी को जिसको नीड होती है। कोई भी सीमेंट कंपनी अगर अपना कोई एक्सपेंशन कर रही है, नया प्लांट लगा रही है, कोई भी इस तरह की नीड्स होती हैं डिफरेंट कॉर्पोरेट्स की, तो वो लोन आउट कर देते हैं। यहां से बैंक अर्न करता है, जो ये वाली साइड मैंने अभी आपको बताई, इन्वेस्टमेंट वाली या लोन वाली। तो एडवांसेस कहते हैं यूजुअली इसको, या इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। उधर से जो इनकम आती है उसको इंटरेस्ट रेवेन्यू कहा जाता है, या हमारी ज़बान में सूद रेवेन्यू कह सकते हैं आप उसको। और उसके बाद ये उसका रेवेन्यू बन जाता है। और फिर उसके बाद जो लाइबिलिटी थी, जो कि डिपॉजिट आया था, उसके ऊपर वो अपने डिपॉजिट होल्डर को कुछ रिटर्न देते हैं। अच्छा, जो करंट डिपॉजिट्स होते हैं उसमें आपको पता है कि जीरो रिटर्न देते हैं, तो जो टोटल स्प्रेड होता है वो बैंक की जेब में चला जाता है, जिसको नेट इंटरेस्ट इनकम भी कहा जाता है, नेट सूद इनकम कहते हैं आप उसको। या कुछ केसेस में सेविंग्स डिपॉजिट होते हैं, टर्म डिपॉजिट होते हैं। जो दूसरी टाइप्स के डिपॉजिट होते हैं उसके अंदर एक सर्टेन कॉस्ट होती है जो वो पे कर देते हैं, और फिर उनके बीच में स्प्रेड जो होता है वो बैंक अपनी पॉकेट में रख लेता है। सो एज सिंपल एज दिस इज द बैंकिंग मॉडल। टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री इसके ऊपर खड़ी हुई है मेनली, आप अगर इसके अंदर बात करें। सो लाइबिलिटी से वो रेवेन्यू या पैसे, लिक्विडिटी जनरेट करेंगे और आगे एसेट्स में डिप्लॉय करेंगे, और जो स्प्रेड होगा वो बीच में रख लेंगे। सो एक मेजर सोर्स जो होती है, मेजर एक नहीं बल्कि मेजर, प्राइमरीली मेजर सोर्स जो होती है वो डिपॉजिट्स ही होती है किसी भी बैंक की। विच इज वाई व्हेनेवर यू आर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बैंक, जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज आपने देखनी है वो उसका आपने डिपॉजिट मिक्स देखना होता है कि डिपॉजिट में क्या है, कितना बड़ा बेस है, क्या है। फिर उसके बाद कुछ केसेस में कुछ बैंक ये करते हैं कि एक सबऑर्डिनेटेड लोन होता है, वो एक सॉर्ट ऑफ लोन होता है, ले लेते हैं और फिर आगे दे देते हैं। एक बोरोइंग्स होती हैं जिसमें वो यूजुअली जो स्टेट बैंक होता है उसके पास जाते हैं, उनकी विंडो होती है, उससे बोरो करके आगे लगा देते हैं पैसे, बीच में थोड़ा सा स्प्रेड रख लेते हैं आपका। अच्छा, बैंक की अपनी इक्विटी भी होती है, जो ओवर द ईयर्स इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, वो अपने पास इक्विटी भी तो इन्होंने जमा करी हुई है, तो वो भी नेचुरली वो जो इक्विटी है वो कहीं ना कहीं तो डिप्लॉयड है। सो उसका एक सर्टेन कंपोनेंट आप कह सकते हैं हो सकता है कि फिक्स्ड एसेट्स में डिप्लॉयड हो, जो कि ब्रांचेस हो जाती हैं, हेड ऑफिसेज हो जाते हैं, इस तरह से। और फिर जो सरप्लस लिक्विडिटी वहां पे इक्विटी साइड पे बचती है तो वो भी आगे एसेट में डिप्लॉय भी होती है। सो जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो एक साइड आपकी एसेट होती है, एक साइड लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी होती है। तो लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी जो होती है एक बैंक की, वो उसकी लिक्विडिटी जनरेट करती है जो कि आगे एसेट साइड पे डिप्लॉय होता है। और इन दोनों के ऊपर जो स्प्रेड कमा रहे होते हैं वो उसका नेट इंटरेस्ट इनकम या सूद इनकम या जो भी बोलना आप उसको, वो इसका बनना शुरू हो जाता है, जो कि बैंक वहां पे प्रॉफिट करना शुरू कर देता है, जहां से उसका काम शुरू होता है। इसी को जब हम आगे लेकर चलते हैं तो अब आप देखें एक बहुत स्टार्क किस्म का डिफरेंस आ गया यहाँ पर। जो कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल्स होते हैं, जैसे कि हमने पीछे फार्मा की बात करी थी, हमने एक दफ़ा ऑटोज़ की बात करी थी, या हम ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट और बिजनेसेस की बात करते रहते हैं, सीमेंट की, फर्टिलाइजर्स की। वहाँ क्या होता है, वहाँ पर पहली चीज़ जो आप देखते हैं वो इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट की जो कंडीशन होती है वो ड्राइव करती है कि बैलेंस शीट कैसी होगी।
फॉर एग्जांपल कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रही हैं आजकल कंपनीज, आगा स्टील देख लें, अमरेली स्टील देख लें, तो उनकी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो वो बहुत टफ टाइम से गुजर रही है, लॉसेस से गुजर रही है, फाइनेंस कॉस्ट बहुत हाई हुई है, तो वो उनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है कि भाई ये बहुत डेट बर्डन हो गई है, ये हो गई हैं। अगर बहुत हेल्दी प्रॉफिट्स कमाना शुरू कर दें तो वो फिर डेट रिडन नहीं होंगी, उनके पास सरप्लस लिक्विडिटी होगी, वो आगे बल्कि इन्वेस्ट कर रहे होंगे और इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे होंगे। ये केसेस भी हमारे पास मौजूद हैं। सो कन्वेंशनल जो दूसरे आपके मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्जांपल बिजनेसेस हो गए, उनको अगर आप देखते हैं तो उनके अंदर इनकम स्टेटमेंट लीड्स टू बैलेंस शीट। जनरल जो फ्लो है वो ये है। और जब आप फोरकास्टिंग भी करने जाते हैं, इसीलिए आपको याद होगा हमने जब साजगार का भी काम करा था और हमने फार्मा भी काम करा, तो वी फोकस्ड प्राइमरीली ऑन द इनकम स्टेटमेंट और वहां से हम नीचे गए। जबकि जब आप बैंक की बात करते हैं तो बैंक का काम शुरू ही बैलेंस शीट से होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकम स्टेटमेंट जनरेट हो रही है कि उसके पास लिक्विडिटी का क्या स्ट्रक्चर है, लायबिलिटीज, और यहां से लायबिलिटीज डिपॉजिट्स कैसे आ रहे हैं और फिर वो आगे डिप्लॉय कहां हो रहे हैं और इस पे वो कितना मार्कअप कमा रहे हैं वर्सेस वो कितना मार्कअप यहाँ पे कर रहे हैं। तो दोनों का जो स्प्रेड होगा वो आपका इनकम बन रहा होता है आपका। सो इट ऑल स्टार्ट्स विद द बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट पहला स्टेप है इन द बैंकिंग मॉडल एंड देन इनकम स्टेटमेंट उसकी रिफ्लेक्शन होती है बैलेंस शीट की इन द बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो भी आप फोरकास्टिंग वगैरह करने जाते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। अच्छा, जब भी आप एनालाइज करने जाएंगे तो बैंक की डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, वो ठीक है, देखने को देख सकते हैं आप, बट पहले आपको बैलेंस शीट देखनी है। बैलेंस शीट की आपने सिचुएशन देखनी है कि भाई कितना डिपॉजिट से फंड हो रहा है, कितना और किसी दूसरी चीज से फंड हो रहा है, उन डिपॉजिट्स के अंदर क्या मिक्स है। अब आप नेचुरली कॉमन सेंस है, जैसे करंट डिपॉजिट है उसके ऊपर बैंक जीरो देता है, आपको कुछ भी नहीं देता, तो वहां पर जो भी बैंक अच्छा और आगे डिप्लॉय करके फुल कमा रहा होगा, यानी कि अगर उसने लोन दिया हुआ है या टीबिल लिया हुआ है, पीएबी कुछ भी किया हुआ है उसने, तो उसके ऊपर जितना स्प्रेड है वो सारा का सारा पॉकेट कर रहा होगा। तो नेचुरल सी बात है वो बैंक जिसके पास करंट डिपॉजिट ज्यादा होगा एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स डिपॉजिट मिक्स, उसके प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होंगे एंड हेंस उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर होगी, उसके फिर आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी टाइप ये भी जो चीजें हम बात करते हैं, ये सारी चीजें बेहतर होंगी। तो इस वजह से पहले आपने बैलेंस शीट को जाके एनालाइज करना है कि भाई क्या है, और यू स्टार्ट विद द डिपॉजिट्स कि भाई मिक्स कैसा है, कैसी चीजें, फिर आगे जाके आप देखते हैं एसेट्स में कहाँ डिप्लॉयड है, किन चीजों में डिप्लॉयड है, कितना उसका एडवांस टू डिपॉजिट रेशो है, कितना इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो है, कितना उन्होंने कहाँ कहाँ डिप्लॉय किया हुआ है। फिर आप उधर थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भाई जो एडवांसेस दिए हुए वो कहाँ दिए हुए, कोई अच्छी जगहों पे दिए हुए हैं या कुछ इन्फेक्टेड सेक्टर्स को दिए हुए हैं। जैसे आजकल किसी ने ये रोलिंग सेक्टर को जिन्होंने दिए हुए हैं लोन्स, तो वो थोड़ा सा आई एम श्योर ट्रबल्ड सेक्टर है, तो वहां पर थोड़ा सा रिकवरी के प्रॉब्लम्स शायद हो रहे होंगे। इसी तरीके से हैस्कॉल एक बहुत बड़ा हमारे पास केस था पहले, और इस तरह के और बहुत सारे केसेस हमारे पास पुराने मौजूद हैं कि जो कि फाइनेंशियल जब ट्रबल से गुजरे तो फिर उसके ऊपर बैंक्स को भी टफ टाइम्स फेस करना पड़ते हैं, वो फिर प्रोविजन करना पड़ता है। ये प्रोविजन उनको इक्विटी पे लेना पड़ता है, वो डिपॉजिटर को पास नहीं कर सकते, क्योंकि डिपॉजिटर जो है वो उसकी लायबिलिटी है, वो जब पूरा डिपॉजिट मांगेगा उनको देना पड़ेगा। ये बैंक अपना एसेट क्योंकि कंसिडर कर रहा है, तो इसके ऊपर अगर कोई खराबी आती है तो उसको पूरा लॉस बैंक को अपनी इक्विटी पे लेना पड़ता है। ये एक समरी में मैंने आपको समझा दिया कि बैंकिंग मॉडल किस तरह से करता है, चलता है, उसका फ्लो क्या होता है। अब हम बात करते हैं, मैं आपको बेसिकली जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एमसीबी को केस स्टडी के तौर पर हम देख रहे हैं, बिकॉज उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटिवली सिंपल हैं टू अदर बैंक्स इन माय ओपिनियन। जैसे यूबीएल है उसमें एक रिपो बोरिंग सी कॉम्प्लिकेशन है, उसको हम नेक्स्ट किसी वीडियो में अलग से डील करेंगे। तो इसको देखते हैं। मैं इसकी जैसे आपको पहले बताया हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल ऑन dps.psx.com.pk जो एक है वहां पर भी अवेलेबल होती हैं, और उसके अलावा आप इनकी जो वेबसाइट्स होती हैं उसकी इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शन के अंदर जाएंगे तो वहां पर भी तो ये मैंने जैसे अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते होंगे कि ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। वैसे तो इसका एनुअल रिजल्ट 2024 अनाउंस हो चुका है, बट इसकी डिटेल्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। तो ये मेरे पास सैंपल पड़ा हुआ है सितंबर 2024 का लास्ट वेबसाइट के ऊपर, तो मैंने इसी को डाउनलोड कर लिया और यही अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इस वक्त। तो समझने के लिए मैं इसी को आपको वॉक थ्रू कराता हूँ। तो ये लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है कि ये बैलेंस शीट होती है, इसकी एसेट्स नजर आ रहे हैं, लायबिलिटीज एंड देन नेट एसेट, बेसिकली इक्विटी को कहते हैं। तो आप देखें इसके अंदर हम बात शुरू करते हैं, चलें लायबिलिटीज से। एसेट्स में हम बाद में जाएंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि लायबिलिटीज जो होती हैं वो लिक्विडिटी फ्लो कराती हैं। सो यहाँ पर आप देखें 2.5 ट्रिलियन की ये टोटल लायबिलिटीज हैं, जिसमें देखें 2.06 ट्रिलियन तो सिर्फ डिपॉजिट्स हैं। 80% ऑफ योर टोटल लायबिलिटीज आर ओनली डिपॉजिट्स। जैसे मैंने आपको कहा था कि डिपॉजिट इज द क्रक्स ऑफ अ बैंक्स बैलेंस शीट, एंड पूरी जो उसके स्ट्रक्चर आगे बनता है उसका क्रक्स जो होता है वो डिपॉजिट होता है।
दैट इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट एज वेल। अभी आपने देख लिया है, और उसके बाद दूसरा हेड आपको नज़र आ रहा है बोरोइंग्स का। ये वो बोरोइंग्स जो मैंने आपको बताई, यूजुअली आप स्टेट बैंक्स वगैरह से कर लेते हैं डिस्काउंट विंडो से, और फिर आप छोटा मोटा स्प्रेड इसके ऊपर कमा लेते हैं। और बाकी ये छोटे मोटे हेड्स हैं, बिल्स पेबल लाइक अकाउंट्स पेबल शायद होते होंगे, लीज लाइबिलिटीज़ आई थिंक, ये बाकी छोटी मोटी चीज़ें, अदर लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। अच्छा, इन सब के नोट्स जो हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं। नोट्स की डिटेल्स में आपको जाएंगे तो आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये नोट नंबर 19 में फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि इसके डिपॉजिट्स की क्या ब्रेक डाउन है, जो कि एसेंशियल है टू अंडरस्टैंडिंग कि बैंक के डिपॉजिट स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जांपल ये कहाँ गया डिपॉजिट 19। अच्छा, ये थोड़ा सा उल्टा हुआ है, आई हैव टू रोटेट इट। ये अब ये देखें आप, जो डिपॉजिट्स का स्ट्रक्चर है इन्होंने बताया हुआ है कि रिटेल कस्टमर्स ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके अंदर पूरा ब्रेकडाउन दिया हुआ है। अब ये टोटल बता दिया इन्होंने, जो 2.06 ट्रिलियन के जो इनके डिपॉजिट्स है उसमें से पहले तो आप देखें 1.8 ट्रिलियन इज लोकल करेंसी के डिपॉजिट्स और बाकी फॉरेन करेंसी। तो यूजुअली होता यही है कि बैंकों के पास फॉरेन करेंसी के भी जो क्या नाम है एक सेगमेंट होता है, जिसमें कुछ बैंक्स जो होते हैं जो फॉरेन ऑपरेशन होते हैं उनका उस वजह से फॉरेन एक्सपोजर भी होता है, एसेट्स भी होते हैं, लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, डिपॉजिट्स वगैरह सब होते हैं। कुछ का पाकिस्तान के अंदर भी ऑब्वियसली एक डॉलर और फॉरेन करेंसी के होते हैं, तो ये वो वाली चीज़ें होती हैं। आप देखें छोटा सा सेगमेंट होता है बट ये होता है। अब रफली 10% 12% जैसा आपका बैलेंस शीट या डिपॉजिट्स का मिक्स जो है वो फॉरेन है, बाकी लोकल है। सो लेट्स मोर फोकस ऑन द लोकल पार्ट। दूसरे को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते बट विल टॉक अबाउट इट एज वेल। सो 1.8 ट्रिलियन आपका ये देखें टोटल डिपॉजिट एज ऑफ सितंबर बैंक का। उसमें से आप देखें जो रिटेल कस्टमर है वो 1.756, मतलब ये रिटेल कस्टमर से मतलब है ये नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स हो गए या दूसरा कोई बैंक हो गया या कोई लीजिंग कंपनी हो गई, ये वो है। और उसके अलावा सारे जो है वो कस्टमर्स में आ जाते हैं। इट्स नॉट रिटेल कस्टमर जिसमें कॉर्पोरेट डिपॉजिट भी आ जाता होगा। सो ये 1.756 है। अब इसमें आपको करंट डिपॉजिट इन्होंने बताया कि देखें 724 बिलियन इनका करंट डिपॉजिट है, और फाइनेंशियल का आप ऐड कर लें कोई ये 14 अरब का तकरीबन 738 बिलियन जैसा आपका बन जाता है आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 1.8 ट्रिलियन जो आप बात कर रहे हैं। तो आप देखें एक रफली जो और भी देख लेंगे इसके अंदर डिटेल में, कोई एज ऑफ दिसंबर जो इन्होंने डिस्क्लोज किया अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर 49% ऑफ द डिपॉजिट्स आर करंट डिपॉजिट्स। बाकी ये सेविंग्स डिपॉजिट होते हैं जो आप यूजुअली बैंक के ब्रांच में भी आप जाएंगे आपको बताते होंगे, जिसके ऊपर आपको एक रिटर्न मिलता है, और वो रिटर्न जो है वो बैंक का लिंक हुआ टू द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। तो ये आपको इस तरह से ब्रेकडाउन मिल गया इसका कि क्या ब्रेकडाउन है इसका, और हर नोट के अंदर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएंगे उसकी डिटेल्स क्या है। इसको वापस मैं करता हूँ। तो इसी तरीके से आप डिपॉजिट से पहले अगर आप ये बोरोइंग पे आ जाएं तो आप ये देखें इनकी जो 285 बिलियन है उसके अंदर से ये रीपरचेज एग्रीमेंट की जो बोरोइंग्स हैं ये आपकी 191, ओमो और रीपो यूजुअली जो होता है ये 191 बिलियन वो है। इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई मसला नहीं, सिंस इट इज़ ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल बैलेंस शीट स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर स्प्रेड भी इतना नेग्लिजिबल होता है कि अगर आप उसको अकाउंट फॉर ना भी करें तो कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ यूबीएल जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिफरेंटली इस चीज़ को प्ले किया है। इनकी बैलेंस शीट सिंपल है तो इसमें आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स गो बैक टू द बैलेंस शीट अगेन। पहुँच गए। सो ये लाइबिलिटीज़ हो गई। एक्विटी सिंपल है, आपको पता है, जिसमें पेड अप कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स ओवर टाइम जो आपने जमा किया हुआ है वो इक्विटी आ जाता है। अब हम आते हैं एसेट साइड के ऊपर कि ये जो इक्विटी और लाइबिलिटी का जो लिक्विडिटी इनफ्लो हुआ हुआ है ये किस तरह से डिप्लॉयड है। ये सबसे पहले आप देखिए कैश एंड बैंक बैलेंसेस विद ट्रेजरी बैंक्स है। ये यूजुअली होता ही है कि बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स विद सेंट्रल बैंक, विद अदर बैंक, या अपने पास भी एज पार्ट ऑफ द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। तो ये सेंट्रल बैंक की रिक्वायरमेंट भी होती है, कुछ बैंक खुद अपने पास भी रखता है क्योंकि उनको अपने ऑपरेशंस रन करने होते हैं ना, डेली बेसिस के ऊपर कैश इनफ्लो आ रहा है, कैश आउटफ्लो जा रहा है, तो वो मैनेज करने के लिए आपको चाहिए होते हैं। सो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है CRR का, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट्स होती हैं लीगली रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड विद द सेंट्रल बैंक्स एज अ लिक्विडिटी रिजर्व आपका। फिर बैलेंसेस विद अदर बैंक्स आ जाते हैं, कोई आपने दूसरे बैंक से पास रखवाए में, आप देखें इन द बिगर पिक्चर बहुत ही छोटा सा नंबर है, 2.8 ट्रिलियन के आपका टोटल एसेट बेस है जिसके अंदर 34 बिलियन सिर्फ इतना है। लेंडिंग टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगेन अ स्मॉल नंबर। अब आप ये देखें ये इन्वेस्टमेंट्स, ये बड़ा नंबर है, ये 2.8 ट्रिलियन में 1.5 ट्रिलियन, सो मोर देन हाफ ऑफ योर एसेट बेस इज डिप्लॉयड इन इन्वेस्टमेंट्स। इसका भी अगेन जब आप नोट में जाएंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी इसके अंदर।
और आपको नज़र आ जाएगा। अब मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, इसमें भी जो फोकस होता है जनरली वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का होता है, प्राइमरीली टी बिल्स एंड PIBs विच आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अपनी डेफिसिट फंडिंग के लिए जो गवर्नमेंट इशू करती है वो बैंक्स उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, ये उनका एसेट बन जाता है, इन्वेस्टमेंट बन जाती है। टी बिल्स वो होते हैं जो कि अप टू 1 ईयर मेच्योरिटी के होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। गवर्नमेंट का 3 मंथ का टी बिल होता है, 6 मंथ का होता है और 12 मंथ का होता है। PIBs वो होते हैं जो कि 1 साल से ऊपर के होते हैं। सो मिनिमम PIB अगेन सेम गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट होता है, बट लॉन्गर टेन्योर होता है बियॉन्ड 1 ईयर, इस वजह से उसका नाम डिफरेंट है। इट कैन बी 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, ये सारे इसके डिफरेंट टेन्योर्स हो जाते हैं आपके। सो ये डिफरेंट आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। जनरली PIBs और टी बिल्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। फिर आपने कुछ जो FCY आपके पास फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स होते हैं, वो यूजुअली आप कभी फॉरेन ऑपरेशन हो या वैसे भी आप बाहर के बॉन्ड्स आप खरीद सकते हैं जाकर, जो बैंक्स करते हैं, यूरो बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, दूसरे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो चीज़ आ जाती है। फिर आ जाते हैं एडवांसेस के ऊपर। ये एडवांसेस वो हैं जो लोन्स देते हैं आप, बैंक जो बेसिकली लोन्स दे रहा होता है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये नेट एडवांसेस होते हैं। नेट एडवांसेस का क्या मतलब है कि ग्रॉस लोन्स जितने लोन आउट किए थे माइनस उसमें से जितने लोन्स खराब हो गए, जिसको आप प्रोविजंस भी कहते हो, माइनस वो करते हो, तो नेट ये बैलेंस शीट के अंदर नंबर आ जाता है। बाकी अगेन फिर ये प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, मोस्टली आई थिंक ये ऑफिस ब्रांच, ये इस तरह के एसेट्स होंगे इनके, और ये बाकी चीज़ें भी इस तरह की निकल आती हैं आपकी। सो दिस इज हाउ द बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक लुक्स लाइक। एंड बहुत मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि ये जो बैलेंस शीट का जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं बैंक की ना, इसके रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स भी जो होते हैं वो स्टेट बैंक बता रहा होता है कि आपने किस तरह से करना है, विच इज़ वाई आपको नजर आएगा कि सारे बैंक्स की अक्रॉस द बोर्ड आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का स्ट्रक्चर सेम होता है आपका। जो यही हेड्स आपको नजर आएंगे, कोई बहुत डिफरेंट आपको हेड्स नजर नहीं आएंगे, मोर और लेस सेम होते हैं। अब हम आते हैं इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, जो कि आपको राइट साइड पे नजर आ रही है। इसमें आप ये देखें, मार्कअप, रिटर्न, इंटरेस्ट अर्न, उन्होंने भी बहुत सारे नाम रखे हुए हैं, उर्दू में कह लें सूद अर्न, और ये सारा वो होता है जो कि आपने डिफरेंट एसेट्स पे अर्न किया हुआ होता है। अब इसमें कौन कौन से एसेट्स आ जाते हैं? सबसे पहले आपका एसेट जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट्स की हमने बात करी थी, टी बिल PIBs पे आपने इंटरेस्ट कमाया, वो आ जाता है। आपने एडवांसेस के ऊपर कमाया मार्कअप, वो आ जाता है आपका इसके ऊपर। फिर ये आपने लेंडिंग टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स बैलेंसेस अदर बैंक्स रखे होते हैं, इसके ऊपर भी आप थोड़ा बहुत कमाते हैं, ये वो आ जाता है इसके अंदर। कैश एंड बैलेंसेस के ऊपर कोई खास आप नहीं कमाते हैं क्योंकि जनरली करंट अकाउंट्स ही होते हैं आपका। तो ये 4 मेजर आपके अर्निंग एसेट्स होते हैं जिनके ऊपर आप कमा रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स मेजर होता है आपका। अगेन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स में भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे मैं आपको बताया मेजर तो टी बिल PIB होता है, बट इसमें बहुत सारे बैंक्स की कुछ छोटी सी स्टॉक मार्केट की इक्विटी बुक भी होती है, कुछ और भी होते हैं। इनके वो वाली इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही होती हैं जो इन्होंने कुछ सब्सिडरीज बनाई हुई हैं, कहीं और इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस के अंदर, वो भी इसमें रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। बट उनका कोई मार्कअप या इंटरेस्ट अर्न जैसा रेवेन्यू कुछ ऐसा नहीं होता जो कि वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा हो। तो मेजरली टी बिल्स PIBs और यूरो बॉन्ड्स और सुकूक्स और ये जो चीज़ें होती हैं उसका रेवेन्यू होता है, एडवांसेस का होता है, और बाकी ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, लेंडिंग टू FIs और बैंक्स बैलेंसेस अदर बैंक्स, इसका होता है। फिर आते हैं मार्कअप एक्सपेंस के ऊपर। इसके ऊपर भी मेजर 2 होते हैं, एक डिपॉजिट्स होते हैं। अगेन डिपॉजिट्स में भी करंट डिपॉजिट पे तो जीरो एक्सपेंस होता है क्योंकि यू डोंट पे आउट एनीथिंग ऑन करंट डिपॉजिट, बट सेविंग्स डिपॉजिट के ऊपर आप पे करते हो, टर्म डिपॉजिट्स के ऊपर आप पे करते हो, तो उनके ऊपर जो भी आप पे करते हो वो मार्कअप एक्सपेंस में आप दिखाते हो या इंटरेस्ट एक्सपेंस में दिखाते हो। सिमिलरली जो आप बोरोइंग्स कर रहे होते हो फ्रॉम रीपो बोरोइंग, स्टेट बैंक बोरोइंग, जो भी आपने और कोई इंस्टीट्यूशन बोरोइंग करी हुई है, सबऑर्डिनेटेड लोन है, वो सब मार्कअप एक्सपेंस में आप जाके दिखाते हो। और इनका जो डिफरेंशियल होता है ये नेट इंटरेस्ट इनकम या नेट सूद इनकम हो जाता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने आपको। यहाँ पे क्वार्टर का इसमें नजर आ रहा है 40 अरब रुपए, एंड देन इसका 9 मंथ का 115 अरब रुपए, ये नेट इंटरेस्ट इनकम। ये बड़ा काम यहाँ पे बैंक का हो गया। अब नीचे दूसरी चीज़ें आ जाती हैं जो कि कोई अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर आते हैं नॉन इंटरेस्ट इनकम के ऊपर। नॉन इंटरेस्ट इनकम वो होती हैं जो कि बैंक्स दूसरी छोटी मोटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ATM के आपको एनुअल चार्जेस लगते हैं, आपको लॉकर के चार्जेस लगते हैं, आपको SMS चार्जेस लगते हैं। इस तरह की बहुत सारी फी इनकम्स जो होती हैं वो ये नज़र आ रही हैं आपकी, फी एंड कमीशन इनकम आ जाती है इसके अंदर। डिविडेंड इनकम, ये जो स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो में आपको थोड़ी देर पहले बात कर रहा था उधर से आता है। कोई आपकी सब्सिडरी है बैंक की, जैसे फॉर एग्जांपल UBL की, UBL फंड मैनेजर्स उसकी एक सब्सिडरी है, तो वहाँ से अगर कोई डिविडेंड आ रहा है तो वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। FX इनकम, फॉरेन एक्सचेंज इनकम, ये जो बैंक्स क्योंकि बिजनेस करते हैं ट्रेड के अंदर भी, LCs ओपन कर रहे होते हैं, डीलिंग कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर इनका एक छोटा सा स्प्रेड होता है, ये FX इनकम वो होती है। ये यूजुअली करेंसी वोलेटिलिटी के जब टाइम ज़्यादा होते हैं वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नजर आएगा। इन टाइम्स ऑफ करेंसी स्टेबिलिटी ये नंबर स्टेबल सा होता है आपका। फिर इनकम फ्रॉम डेरिवेटिव्स वगैरह ये सब छोड़ दें, आपका गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन माय ओपिनियन टू अंडरस्टैंड। गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है कि आपके पास स्टॉक मार्केट का, जैसे मैंने आपको बताया पोर्टफोलियो है, आपके पास टी बिल्स पड़े हुए हैं, आपके पास PIBs पड़े हुए हैं। अब पड़े हुए तो हैं, आप इनको जाके सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं, एंड दे डू, एंड दिस बैंक्स डू। और जब ये
सेल करते हैं इन चीज़ों को, तो अगर उसके ऊपर कोई गेन आता है तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, कोई लॉस आता है तो वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। आप कोई शेयर्स खरीदे थे, स्टॉक मार्केट बुरी है, आपका लंबा चौड़ा, आपने कोई सेल कर दिया, लॉस आ गया, वो आप यहाँ पे लॉस बुक करेंगे। अगर आपने कोई मार्केट आजकल जैसे बहुत रैली करी है, इसमें अगर ये बुक करते होंगे, वो यहाँ गेन्स में रिफ्लेक्ट होता है। इसी तरीके से टी बिल्स एंड पीआईबीज होते हैं, उसके ऊपर भी गेन्स एंड लॉसेज आते हैं। सो अब ये थोड़ा सा आप लोगों को शायद लग रहा होगा, एक कॉम्प्लिकेशन लग रही होगी कि वो तो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो जी उसके ऊपर भी गेन्स एंड लॉसेज होते हैं। जो सेकेंडरी मार्केट इंटरेस्ट रेट होता है, उसकी मूवमेंट्स होती हैं कि मार्क टू मार्केट प्राइसेस को एडजस्ट कर रही होती है, उसकी बेसिस पे गेन एंड लॉसेस आते हैं। अच्छा, मैं इनको बहुत ज़्यादा इसको वेट इसलिए नहीं देता क्योंकि ये आप कितना बेच लोगे, आप इससे अर्निंग्स को बहुत लंबे अरसे तक आप इसको मैनेज नहीं कर सकते। आप इसको, ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना होता है। तो यूजुअली व्हेन आई एम एनालाइजिंग अ बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट आई डू इज कि मैं इस गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ को हटा के देखता हूँ कि भाई कोर प्रॉफिटेबिलिटी क्या निकल के आई है बैंक के ऑपरेशन। चलें, ये हो गया नॉन मार्कअप या नॉन इंटरेस्ट इनकम का छोटा सा सेगमेंट हो गया। वैसे भी अब खैर ये छोटा सा नहीं रहा है, ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है इन द बिगर पिक्चर। आप ये देखें, जैसे 115 अरब रुपए का अगर इनका 9 मंथ का यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम थी, तो नॉन इंटरेस्ट इनकम इनकी कोई 27 अरब जैसी हुई भी है, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट गेन इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अच्छा नंबर है। अच्छा, फिर हम आते हैं और चीज़ों के ऊपर नीचे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये बिल्कुल प्राइमरीली इसमें सैलरीज होती हैं लोगों की। ये पूरा बैंक चलाने के जो आपका खर्चा, ब्रांचेस के कोई रेंट हो गए वो आ जाते हैं, बिजली के खर्चे आ जाते हैं, हेड ऑफिस के खर्चे आ जाते हैं, सारे इसमें ये वो खर्चे हैं। बेसिकली ये सिंपल सारे काम करने के खर्चे यहाँ पे आ जाते हैं। वर्कर्स वेलफेयर फंड, ये पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, ये एक काइंड ऑफ लीगल थिंग है। अदर चार्जेस, नॉन मार्कअप एक्सपेंसेस हम हो जाते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, फिर टैक्स मारे, आफ्टर टैक्स आ गया, और फिर ईपीएस निकल के आ जाती है आपकी। सो दिस इज हाउ द इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ बैंक लुक्स लाइक। बट देन अगेन आप बैलेंस शीट पहले देखेंगे, फिर इनकम स्टेटमेंट देखेंगे। और अब हमने क्योंकि समझ लिया है कि किस तरह से ये फ्लो चलता है, तो लेट्स इसके ऊपर थोड़ा सा नंबर्स को हम क्रंच करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू डू सम फोरकास्टिंग, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से आप एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट के ऊपर बेसिक अजम्पशंस को यूज़ करके आप ये फोरकास्टिंग बना सकते हैं। गाइस, आप लोग देख सकते हैं बैलेंस शीट एमसीबी बैंक की जो है ये अनकंसोलिडेटेड है, बाय द वे, ये विजिबल है आपको। अच्छा, इसमें मैंने कुछ थोड़ी सी डिटेल्स और ऐड कर ली हैं जो कि मुझे थोड़ी सी चाहिए थी टू प्रोजेक्ट। सो बैलेंस शीट ये वही है जो मैंने आपको दिखाई थी। अच्छा, एनुअल नंबर्स उन्होंने दे दिए थे, तो वो यहाँ पे डाल के मैंने थोड़ा सा डाल दिए हैं। कैश एंड बैंक बैलेंसेज जो मैंने आपको बताया था, बैलेंसेज अदर बैंक्स, लैंडिंग टू एफआईज, इन्वेस्टमेंट, यहाँ मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर लिया कि यील्डिंग इन्वेस्टमेंट्स कितनी, और अदर्स में बेसिकली ये जो सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन एक हेड होता है वो हो गया, सब्सिडरीज, एसोसिएट्स, स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो, बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जो कि इंटरेस्ट रेवेन्यू वगैरह अर्न नहीं करती हैं, दूसरी चीज़ें करती हैं, तो इस वजह से वो अलग कर लिए अदर्स, इनको माइनस कर लिया, तो यील्डिंग इन्वेस्टमेंट्स आ गई जो कि क्लब हुई हुई हैं सारी। टी बिल्स, पीआईबी, सुकूक्स, यूरो बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। एडवांसेस को मैंने ब्रेक कर लिया है इनटू पीकेआर एंड एफसीवाई। अगेन जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि फॉरेन ऑपरेशंस होते हैं, एफसीवाई ऑपरेशंस होते हैं। सो रफली इसमें भी आप हिस्टोरिकल ट्रेंड भी ब्रेक डाउन आप परसेंटेजेस में करके देखेंगे, आपको नजर आएगा रफली स्पीकिंग 90-10 का रेशो है। 90 पीकेआर होगा इस बैंक का और 10% एफसीवाई नजर होगा। बाकी चीज़ें भी वही हैं। डिपॉजिट्स को मैंने ब्रेक डाउन कर लिया अगेन करंट और अदर्स के अंदर, बिकॉज करंट इसलिए चाहिए आपको कि करंट के ऊपर जीरो रेवेन्यू होता है और बाकी उसके ऊपर आपको जो रिमेनिंग होता है उसके ऊपर आपको पे करना होता है। तो ये एक बैलेंस शीट, अभी सिर्फ बैलेंस शीट देखते हैं और इसकी थोड़ी फोरकास्टिंग शुरू करते हैं। इट ऑल स्टार्ट्स विद डिपॉजिट ग्रोथ, तो एक अजम्पशन ले लेते हैं। अच्छा, हिस्टोरिकल डिपॉजिट ग्रोथ, ये मैंने ऊपर एक कुछ नंबर्स किए हुए भी हैं यहाँ पे, ये जैसे देखें। सो हिस्टोरिकल डिपॉजिट ग्रोथ इस बैंक की आप अगर उठा के देखेंगे आपको नज़र आ रहा है कोई 11.5% जैसी इसकी एक एवरेज आ रहा है। अप्स एंड डाउन इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, डिपॉजिट ग्रोथ यूजली एक M2 मनी सप्लाई ग्रोथ से लिंक होती है, जितनी वो होती है थ्योरेटिकली स्पीकिंग उतनी डिपॉजिट ग्रोथ होनी चाहिए। बट खैर उसको छोड़ दें, हमारी इतनी M2 ग्रोथ तो हो ही जाती है कि डबल डिजिट आपकी मनी आपका डिपॉजिट ग्रोथ आ जाए। सो कोई बैंक अगर डबल डिजिट में ग्रो नहीं कर पा रहा जनरली स्पीकिंग, तो उसके पीछे आई थिंक बैंक का रीज़न होगा देन द इकोनॉमी इटसेल्फ। सो एक अजम्पशन ले लेते हैं यहाँ पे 11.5% ले लेते हैं जो कि वहाँ से निकल के आया है हर साल का। मैं इसको फ्लैट ले लेता हूँ अभी, और फिर यहाँ से मैं डिपॉजिट्स को लिंक कर देता हूँ, ये रहे। सो ये दिस इंटू 1 प्लस दिस, और ये मैं ड्रैग कर देता हूँ, ये इसका डिपॉजिट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ मुझे चाहिए होगी इसकी जो करंट डिपॉजिट्स हैं। सो करंट डिपॉजिट मिक्स अगर आप देखेंगे का रेशो मैंने यहाँ पे निकाला है, जैसे करंट अकाउंट्स रेशो।
सो ये आप देखें ओवर टाइम बढ़ता जा रहा है। एंड अगेन पाकिस्तान में जितने मेजर बैंक्स हैं इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट फोकस है करंट अकाउंट्स के अंदर। एंड ऑब्वियस रीज़न है कि उसके ऊपर इनके मार्जिन जो स्प्रेड ज़्यादा होते हैं, तो नेचुरल सी बात है करंट डिपॉजिट पे फोकस ज़्यादा है। एंड सम हाउ दे आर एबल टू कन्विंस पीपल टू कीप मनी इन द करंट अकाउंट्स। आई डोंट नो हाउ, बट सम हाउ वो लोग कर रहे हैं और लोग उनको फ्री के पैसे दे रहे हैं। सो ये है, और ये अपना आउटपुट नज़र भी आ रहा है कि ये अपना सक्सेसफुल हो रही है इनकी स्ट्रैटेजी, एंड दीज नंबर्स आर इंप्रूविंग, ये नज़र भी आ रहा है आपको। सो एक रख लेते हैं 50% अभी रख लेते हैं कि इनका रेशो होगा और ये 50% ही कांस्टेंट रहेगा। अभी ये रख लेते हैं, बाकी अजम्पशन आप ट्वीक करके देख सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है, क्या होता है। तो अभी 50% मैं करके छोड़ देता हूँ, 49 तो हो चुका है वैसे ही। सो 50% ये हो गया, तो ये मेरा करंट डिपॉजिट निकला है, इसका कितना होगा, और बाकी मैं यहाँ पे इसको लेस कर देता हूँ, तो रिमेनिंग जो सेविंग होंगे वो नेचुरली यहाँ पे नज़र आ जाएंगे आपके जाके। अच्छा, सबऑर्डिनेटेड डेट इसके ऊपर कुछ है नहीं, तो वो ज़ीरो कर दें। लाइबिलिटीज़ अगेंस्ट फाइनेंस लीजेज इन द बिगर पिक्चर बहुत ही नेग्लिजिबल नंबर है, छोड़ दें इसको, इरेलीवेंट हो जाता है। यही आप डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ के साथ भी कर लें। अच्छा, अदर लाइबिलिटीज़ हैं, ये थोड़ा सा ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं, तो इसको मैं कहूँगा कि जिस तरह से बैंक ग्रो कर रहा है उस तरह से शायद ये ग्रो करे। तो मे बी वट वी कैन डू इज़ वी कैन लिंक इट विद के जितना डिपॉजिट बेस होगा उस हिसाब से। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इसको फ्लैट भी छोड़ दूँ, तो ये कर लेते हैं, फ्लैट ही छोड़ देते हैं, कोई इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं बिगर पिक्चर में। बोरोइंग्स आ जाती हैं, अगेन ये वो बोरोइंग्स होती हैं जो मैंने आपको बताया था स्टेट बैंक से मोस्टली ली जाती हैं, और लेकिन इसके ऊपर स्प्रेड बहुत ही छोटा सा स्प्रेड होता है जो आप कमा रहे हो। तो अगेन इसको अगर आपको लंबी चौड़ी फोरकास्ट ना भी करो, इससे कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगेन व्हाट वी आर हियर टू डू इज़ फोकस ऑन द बिगर ट्रेंड, बिगर पिक्चर, माइन्यूट डिटेल्स जो होती हैं, वो लॉन्ग टर्म वैल्यू पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों का। इन नंबर्स को आप अपडेट कर सकते हैं। बिल्स पेबल होते हैं, इनका ऑपरेशन से ताल्लुक़ होता है, सो इसका हम कर लेते हैं। हिस्टोरिकली डिपॉजिट्स का मुझे नज़र आ रहा है, अगर यहाँ से देखूँ मैं रफली कोई 2.5% जैसा, 2%, 2.5% जैसा कुछ नंबर नज़र आ रहा है, तो 2% कर लेता हूँ मैं इसको ऑफ डिपॉजिट्स, और ये यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरी लाइबिलिटी साइड आप देखें कंप्लीट हो गई है। ये मेरी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई, तो फंडिंग का एक पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं चलता हूँ इस तरफ इक्विटी पे जाता हूँ ताकि मेरी ये वाली कंप्लीट हो सके। तो ये मैंने पेड अप कैपिटल फ्लैट छोड़ दिया, रिजर्व छोड़ दिए, सरप्लस ऑन रिवैल को भी मैं फ्लैट छोड़ रहा हूँ, मैं इसकी डिटेल में जा रहा है। अगेन उससे कोई इतना सरप्लस जो होगा, ये बेसिकली सरप्लस वो होता है रिवैल के ऊपर जो आपके एसेट्स के ऊपर होता है, प्राइमरली ये टी-बिल्स पी-आई-बीज़ के ऊपर होता है, क्योंकि पिछले साल पी-आई-बीज़, पिछले 2 सालों में बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट के पी-आई-बीज़ और टी-बिल्स इशू हुए थे, और फिर इंटरेस्ट रेट हैज़ शार्पली कम डाउन, तो उनके ऊपर अनरियलाइज ये इस तरह का सरप्लस बहुत बड़ा खड़ा हो गया है कि जब भी ये बेचेंगे उसके ऊपर मार्केट प्राइस इनको ज़्यादा मिल रही है, तो गेन ज़्यादा होगा उसके ऊपर। सो ये वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो वो गेन हो जाएगा, तो वो फ्यूचर में इंटरेस्ट इनकम इनकी कम हो जाएगी, बट ये इस तरह से है। सो आई डोंट थिंक इतना इससे मैटर करता है। अच्छा, ये एक अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट है, तो नेचुरली अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट जो होता है ये वही होता है कि प्रीवियस रिटेन अर्निंग, प्रीवियस पीरियड प्लस नेट इनकम माइनस डिविडेंड, जो हमने पहले भी सीखा है, तो ये प्रीवियस पीरियड ले लेता हूँ, प्लस ये अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ लिंक क्रिएट कर रहा हूँ ताकि स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए। तो प्लस प्रॉफिट माइनस मुझे डिविडेंड करना होगा, तो डिविडेंड में मैं करता हूँ जो भी डीपीएस का असम्पशन मैं बाद में लूँगा, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स में कर देता हूँ एब्सोल्यूट, ताकि ये इतना हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी मैं इसी फॉर्मूले को ड्रैग कर देता हूँ, ये सेम नंबर आ गया, बट जब भी जैसे ही हम इनकम स्टेटमेंट को पॉपुलेट करेंगे तो ये नंबर खुद आपको चेंज हो जाएगा, और स्ट्रक्चर आपका ये सारा बना हुआ है, तो ये रिफ्रेश हो जाएंगी सारी वर्किंग्स। अब हम इक्विटी ले लेते हैं, ये आ गया यहाँ पे आपका इक्विटी, तो ये आपकी इक्विटी कंप्लीट हो गई। अब हम जाएंगे टुवर्ड्स एसेट डिप्लॉयमेंट। तो अब होगा क्या, एसेट में भी अगेन हम पहले छोटे कामों से शुरू करते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो नेचुरली अब मैं एक काम करता हूँ, पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग पे काफ़ी अच्छा बैंकों ने काम ज़रूर किया है, बट अभी भी काफ़ी गैप मौजूद है इन एवरीथिंग, एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्रोथ अभी भी ब्रांचेस वो सारी चीज़ें ही हैं। तो मैं इसको डिपॉजिट्स वगैरह की ग्रोथ से ही लिंक कर देता हूँ कि जो डिपॉजिट ग्रोथ होगी उसी हिसाब से आपकी ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स आपको ग्रो करने पड़ेंगे। तो एक अजम्पशन है, अगेन आप बिगर पिक्चर 2.7 ट्रिलियन में कोई 80-90 बिलियन देखेंगे, इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता इस तरह से आप अगर देखें। डेफर्ड टैक्स एसेट ज़ीरो है, तो मैं इसको ज़ीरो ही लेके आगे चल लेता हूँ। और ये अदर एसेट्स, क्योंकि मैंने अदर लाइबिलिटीज़ को फ्लैट छोड़ दिया था, मैं इसको भी फ्लैट छोड़ देता हूँ, कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। सो एसेट्स में यहाँ पे एक फार्मूला अभी छोड़ देते हैं बल्कि। अब हम आते हैं बाकी चीज़ों की तरफ।
सो अगर मैं आऊँ फॉर एग्जांपल कैश एंड बैंक बैलेंसेस, तो कैश एंड बैंक बैलेंसेस में मैंने आपको बताया था कि जनरली स्पीकिंग दीज बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश। तो मैं इसको जब एज कैश में देखूंगा, ये डिपॉजिट्स देखूंगा, तो ये परसेंटेज अगर आप देखें तो ये एक काफ़ी नैरो सी रेंज है, कोई बहुत रैंडम किस्म की नहीं है। तो ये रफली आपको नज़र आ रहा है 9.8 10% कर लेते हैं। तो 10% ऑफ द नंबर जो आप बोले दे विल बी कीपिंग 10% ऑफ द डिपॉजिट्स एज कैश। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। बैलेंसेस विद अदर बैंक बहुत ही छोटा नंबर है आपके सामने। अगेन इसको मैं कुछ ले लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको भी मैं ले लेता हूँ। इसका वॉलेट से 1.5% ये लोग यहाँ पे रखेंगे। बैलेंस विद अदर बैंक्स के अंदर लैंडिंग टू एफआईज भी अगेन छोटा नंबर है, मैं इसमें 2.5% कर देता हूँ इसको। चलें यहाँ पे, या चलें 3% कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा और। ये हो गया। अब हम आते हैं दो मेजर की तरफ, इन्वेस्टमेंट्स और एडवांसेस। तो पहले हम जाते हैं एडवांसेस के ऊपर। इन्वेस्टमेंट्स में मैं एंड में जाऊंगा एंड आई टेल यू व्हाई। अब एडवांसेस में हम करते ये हैं कि अगेन यहाँ पे भी हम एडवांसेस के दो तरीके हैं करने के। एक तरीका ये है कि आप बैंक का एडीआर रेशो देख लें कि एडवांस टू डिपॉजिट रेशो कितना रखता है और उस हिसाब से आप कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि आप एक रैंडम एक ग्रोथ का नंबर अज्यूम कर लें कि बैंक की जो है 11.5% डिपॉजिट ग्रोथ अगर आ रही है तो ये इतना एडवांसेस ग्रोथ कीप अप नहीं कर सकता, बिकॉज इकोनॉमी में अभी इतनी मे बी डिमांड फॉर कैश नहीं है, बिकॉज इकोनॉमी थोड़ी सी इस वक्त स्टेबिलिटी मोड में है, नॉट इन अ ग्रोथ मोड। सो ये दो अप्रोचेज हैं। हम एडीआर अप्रोच चलें अभी लेके चल लेते हैं, बट एडीआर अप्रोच में अंडरलाइंग अजम्पशन ये होगा कि अगर आप फ्लैट छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वही डिपॉजिट ग्रोथ के बराबर ही ले रहे हैं। सो अगेन योर कॉल। दोनों अप्रोचेज यूज़ की जाती हैं। मैं अगर हिस्टोरिकल एडीआर का एक एवरेज निकालूं तो ये देखें आपको 48% से निकल के आ रहा है। सो मैं अगर यही ले लूँ यहाँ पे 48% और मैं फ्लैट छोड़ देता हूँ इसको, तो ये इसका ये हो गया 48। वैसे 50 कर लेते हैं क्योंकि रिसेंटली इन बैंकों पे प्रेशर भी बहुत था, जिसकी वजह से एडीआर टैक्सेशन वगैरह की बात हुई तो हमारी वर्किंग भी आसान हो जाएगी इसके अंदर। बाकी नंबर्स अगर आपने कोई चेंज करना है यू कैन ऑलवेज डू। सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो ये मेरे टोटल एडवांसेस आ गए। अच्छा नेक्स्ट मैं इसका ब्रेकडाउन भी साथ ही कर लेता हूँ ताकि मुझे हो जाए। अब ये देखिए आपको मैंने पहले से थोड़ा सा डेटा डाला हुआ है। सो ग्रॉस एडवांसेस की हिस्ट्री है, इसके अंदर आप देखें तकरीबन कोई एवरेज अगर आप निकाल लें वो 92% आपका जो है ना ये PKR है और 8% आपके FC5 हैं। तो मैं यही 92% ही चले ले लेता हूँ यहाँ पे और इसको 90% कर लेता हूँ, राउंड ऑफ आसान हो जाएगा। दिस माइनस दिस, तो ये मेरा ब्रेकडाउन भी यहाँ पे आ गया इस चीज़ का। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। अब देखिए इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं लॉजिकली स्पीकिंग। इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स किस तरह से मैनेज करते हैं। बैंक्स इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे मैनेज करते हैं कि इनकी बाकी सारी जब लिक्विडिटी नीड्स जो होती हैं वो मीट हो जाती हैं तो रिमेनिंग जितना होता है ये उठा के टेबल में डाल देते हैं, आपका इन्वेस्ट कर देते हैं या किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट में डाल देते हैं। तो इस वजह से ये ट्रेजरी मैनेजमेंट भी कहलाती है कि आपके पास जो भी सरप्लस कैश आखिर में सारी नीड्स को मीट करने के बाद बचेगा आप उसको लेट से टेबल में डाल देंगे जाके। सो इट मेक लॉजिकल सेंस कि जो भी आपका डिफरेंशियल ऑफ लिक्विडिटी या सरप्लस आपके पास बच रहा है वो इन्वेस्टमेंट्स में चला जाए और फिर वो फर्दर उसके अंदर जब हम डिटेल में कभी फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं तो हम सारे एसेट्स को ब्रेक डाउन भी करते हैं, एक्चुअली टेबल पे आएगी सबको अलग अलग डालते हैं, तो वहाँ पे फिर हम टेबल में जाकर डालते हैं। तो वो लॉजिकल सेंस होता है। मैं यहाँ पे ये करूँगा कि दिस एज इक्विटीज़ प्लस लाइबिलिटीज़, ये मेरा टोटल फंडिंग साइड हो गई जो मेरे पास आ गई है कि मेरे पास जितना पैसा आया उसमें से मैं कितना डिप्लॉय कर चुका हूँ। मैं अदर एसेट्स में इतना डिप्लॉय कर चुका हूँ, मैं डेफर टैक्स में कर चुका हूँ, मैं ऑपरेटिंग में कर चुका हूँ, मैं एडवांसेस इतने दे चुका हूँ, मैं लेंडिंग इतनी कर चुका हूँ एफआई को, इतना बैंक से इतना कैश, और रिमेनिंग मेरा खुद नेचुरली वो जाके गिरेगा इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जाकर। ठीक है, ये यहाँ पे चला गया। अब इसमें भी यही है कि मैं ये अदर्स जो है इनको मैं कांस्टेंट छोड़ देता हूँ। अगेन इसमें सरप्लस वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। गोइंग फॉरवर्ड ये सरप्लस वगैरह गिर जाएंगे क्योंकि जैसे जैसे इनके हाइल्डिंग PIBs मेच्योर होते जाएंगे तो वो रेवेन्यू के थ्रू वहाँ से फ्लो हो जाएगा नेचुरली, तो ये गिर जाएगा। बट स्टिल एक नंबर फ्लैट छोड़ दें, इससे कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हमें ये चाहिए। अब ये नंबर आ गया यील्डिंग इन्वेस्टमेंट्स या इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट ले लें, जो भी आप कहना चाहें, जिसके ऊपर एक्चुअली मार्क अप होगा आपका। तो ये बैलेंस शीट मेरी कंप्लीट हो गई और इसको चेक करना हो मैं हमेशा यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि एक चेक लगाया जाए ताकि पता चले कि मेरे अच्छा ये एसेट्स में यहाँ पे करना भूल गया। सो सम दिस प्लस दिस प्लस सम ऑफ दिस। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं एक चेक लगा लेता हूँ। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ माइनस इक्विटी 0 आना चाहिए। अगर ये 0 है तो इसका मतलब है मेरा बैलेंस हुई भी है बैलेंस शीट। ये बड़ा क्रिटिकल है यहाँ पर।
ये बैलेंस शीट मेरी बन गई है। अब हम जाते हैं इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है जी। तो इनकम स्टेटमेंट में हम काम शुरू करते हैं इंटरेस्ट रेवेन्यू की फोरकास्ट से। तो जब हम इंटरेस्ट रेवेन्यू करने जाएंगे तो पहला कंपोनेंट लेट से मेरा लोन है, तो लोन्स के ऊपर आ जाता हूँ मैं। अच्छा, एक और चीज़ ज़रूरी है कि हम एवरेजेस, जब भी हम इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं तो हम एवरेजेस देखेंगे। एवरेजेस से क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अब लोन की मैं बात कर लूँ, ये देखें लोन्स एडवांसेस जो थे 1041 आपके बिलियन जो थे, ये एट द या 1.04 ट्रिलियन जो थे एट द एंड ऑफ 2024 थे, और 1.07 ट्रिलियन हम कह रहे हैं कि हो जाएंगे एंड ऑफ 2025 में। तो पूरा साल नहीं होंगे ये, पूरा साल आहिस्ता 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 करके बढ़ेंगे, थोड़ी सा सीजनैलिटी भी ऊपर नीचे होगी। तो आप एवरेज इसीलिए देखते हो क्योंकि पूरे साल में आप ओवर टाइम कमाते हो, तो इस वजह से एवरेज एसेंशियल हो जाएगा। सो एवरेज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पहले पीकेआर वाले एडवांसेस। इन एवरेज पीकेआर एडवांसेस के ऊपर अब क्या होगा? सो यूजली बैंक्स कैसे अर्न करते हैं? बैंक्स जो अर्न करते हैं वो काइबोर प्लस स्प्रेड करते हैं। यूजली काइबोर जो होता है इन आइडियल सिचुएशन काइबोर इज इक्वल टू योर पॉलिसी रेट डिस्काउंट रेट। ये एक असम्पशन हम लोगों को यहाँ पे लेना पड़ेगा, जो मैं शुरू में लेना भूल गया, बट अभी 1 मिनट ले लेता हूँ। सो ये होता है, प्लस इस पर एक स्प्रेड होता है। मैं पीकेआर पे 1.5% का एक स्प्रेड एक एवरेज अज्यूम कर लेता हूँ। यूजली बैंक से यही होता है 2%, 1.5% एवरेज स्प्रेड जो होता है। सो ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये मेरा रेवेन्यू आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मुझे इसमें एक इंटरेस्ट रेट लेना पड़ेगा। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 11.5% ही होगा जो हमारा इंटरेस्ट रेट होगा। इसके ऊपर अभी एक बना लेता हूँ ये। तो क्योंकि हमारा तकरीबन 12% तो आ ही है पॉलिसी रेट, और सेकेंडरी मार्केट जो है हमारी वो कोई 11.5 के अराउंड चीज़ें चल रही हैं इस वक्त एवरेज। सो ये मेरा पीकेआर एडवांसेस थे। अब इसके अलावा मेरे पास एफसीवाई एडवांसेस भी तो थे। तो एफसीवाई एडवांसेस में आप कमाते हो ये एवरेज इनटू, अच्छा यहाँ पे पहले होता था लाइबोर, लाइबोर अब खत्म हो गया। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि यूएस डॉलर का जो इंटरेस्ट रेट होता है जो कि तकरीबन 4.5% चल रहा है, उसके ऊपर एक स्प्रेड ऐड कर लेता हूँ। यूजली वहाँ पे जो स्प्रेड होता है वो ज़्यादा होता है, एक 3% का स्प्रेड अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा टोटल एडवांसेस का रेवेन्यू निकल के आ गया कि जो कि नंबर्स पे बनता है। अब मैं जाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। सो इन्वेस्टमेंट्स में अगेन मेजर जो है वो मैंने आपको बताया टी बिल्स और पीआईबीज होते हैं, सिग्निफिकेंटली होते हैं। कितने होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये एक मेरे पास एमसीबी की ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ इन्हीं की वेबसाइट के ऊपर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस भी होती हैं। सो इनकी मैंने एनुअल प्रेजेंटेशन जो 2024 के रिजल्ट के साथ आई है वो मैंने खोल ली। तो इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको और डिटेल्स मिल जाती हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का है। अब आप ब्रेकअप चेक करें, टोटल इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 1.15 ट्रिलियन, आउट ऑफ दैट टी बिल्स एंड पीआईबीज ये 3 हैं बेसिकली। 76 बिलियन का टी बिल है इनके पास, सिर्फ 250 बिलियन का फिक्स्ड पीआईबी है। फिक्स का मतलब ये जिसके ऊपर यील्ड लॉक हुई भी होती है। फिर 687 बिलियन का इनके पास फ्लोटिंग पीआईबी है। फ्लोटिंग पीआईबी का मतलब ये होता है वो काइबोर से लिंक हुआ होता है आपका, और वो इंटरेस्ट रेट्स की एडजस्टमेंट के साथ वो भी अपने टाइम पे एडजस्ट होता रहता है, वो फिक्स नहीं होता। जो बाकी जो फिक्स होते हैं वो अब अपनी मेच्योरिटी के ऊपर ही अनलॉक होंगे, वरना उनका रेट लॉक हो चुका है। सो आप इन तीनों को ऐड करिए 1 ट्रिलियन बन जाता है। 1.15 ट्रिलियन में से 1 ट्रिलियन आपका सिर्फ ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टी बिल्स एंड पीआईबीज आपका। सो रफली इसमें भी आप थोड़ा हिस्टोरिकल नंबर देखेंगे, ये भी नंबर आपका मोटा मोटा 90% निकलेगा टी बिल्स पीआईबीज में पड़ा होता है। बाकी 10% जो होता है आपका दूसरी चीज़ों में चला जाता है। तो मैं अगर यहाँ पे फिर करता हूँ इन्वेस्टमेंट्स लेता हूँ सबसे पहले, कहाँ गई ये रही, इसका मैं लूँगा 90% क्योंकि वो टी बिल्स एंड पीआईबीज हैं। ठीक है, अब उसका मैं अगेन वापस उसी स्क्रीन पे जाऊँ तो ये देखें मुझे नज़र आ रहा है कि इनका जो टी बिल्स और ये फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग टी बिल जो होता है, अगेन टी बिल भी वैसे फिक्स्ड होता है, लेकिन टी बिल का क्योंकि टेनोर बहुत छोटा होता है तो बहुत जल्दी रीप्राइस हो जाता है। तो खैर हम इसको एक काम ये कर सकते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं इंटरेस्ट रेट के बराबर, टी बिल्स के बराबर, और फ्लोटिंग पीआईबी भी अगेन उसके बराबर होता है। तो 11.5% इसका 75%, रफली आप देखिए 1 ट्रिलियन का इन दोनों को ऐड कर लूँ तो ये कोई 750 अरब बन जाता है। तो ये 75% आप कर लें। तो इसका जो 75% होगा, 90% पहले किस लिए लिया कि ताकि टी बिल पीआईबी आ जाए, और उसका 75% मैंने इसलिए लिया ताकि उसके अंदर आप वो जो फ्लोटिंग वाले एलिमेंट और टी बिल वाले शॉर्ट टर्म वाले एलिमेंट है उसको कवर कर लें आप। तो वो आप इसके अंदर जब देखते हैं 75%, तो उसके ऊपर आप कह लें 11.5% आपका चल रहा है, टी बिल रेट चल रहा है, ओ सॉरी आपका डिस्काउंट रेट हो जाएगा तो टी बिल भी इतना ही हो जाएगा, फ्लोटिंग पीआईबी अब वो थोड़ा सा प्रीमियम उसके ऊपर मिलता है, बट लेट्स अज्यूम अभी थोड़ा कंजर्वेटिव ही रहते हैं। हम कहते हैं कि बाद में हो सकता है स्ट्रैटेजी चेंज हो जाए, दोबारा टी बिल्स की तरफ चले जाएं, तो आसानी के लिए हम 11.5% ही ले लेते हैं जो कि इकोनॉमी का रेट है आपका, ये आ गया। अब हम आते हैं वापस उसके ऊपर, जो ये एवरेज लिया, ये लिया, इसका फिर मैंने 75% लिया टी बिल्स पीआईबी, फिर मैं इसका लेता हूँ 25% जो कि फिक्स्ड पीआईबी था मेरे पास 250 अरब वाला। वो जो फिक्स्ड पीआईबी है
उस फिक्स पीआईबी के ऊपर अब बहुत सारे पीआईबीज पड़े होंगे। अब मैंने किया ये कि मेरे पास डेटा था तो मैं काम आसानी के लिए पुराना डेटा मैंने निकाल लिया और उसके ऊपर पाकिस्तान में जो आउटस्टैंडिंग पीआईबीज हैं उस पर रफली जो आउटस्टैंडिंग यील्ड है वो 13.5% है, 13.25% निकल रही थी जो मेरे हिसाब से निकल रही थी। अब होगा ये कि इसमें भी हाई यील्डिंग पीआईबीज हैं वो जैसे मेच्योर होते जाएंगे नीचे की तरफ रिवाइज होगा, क्योंकि पाकिस्तान में नया इंटरेस्ट रेट जो है इस वक्त लोअर है। तो आपका जो एवरेज रेट है अब वो आप देख लें, आपने वही 13.5-13% रखना है, कम करना है। मैं कंजर्वेटिवली कम कर देता हूँ क्योंकि इवेंचुअली मुझे पता है अब 2025 में एक बड़ा पीआईबी मैच्योर हो रहा है, 26 में हो रहा है, तो ये नीचे की तरफ रीप्राइसिंग इसकी होनी है। तो मैं अभी एक काम ये करता हूँ, उसको थोड़ा सा प्रीमियम 12% का मैं एक रखे, क्योंकि टेनोर का एक थोड़ा सा प्रीमियम लगता है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मेरे पास बचा रिमेनिंग 10%। इसका 90% मैंने 2 मरतबा कवर कर लिया। ये वो था टी बिल्स पीआईबीज था। और फिर जो बाकी 10% बचा वो आपका क्या होता है, बाकी 10% के अंदर आपके पास सुकूक्स आ जाते हैं, यूरो बॉन्ड्स आ जाते हैं, आप किस तरह की चीज़ आ जाती हैं। अब सुकूक्स के अंदर जनरली आप वही अब आज के दिन 10-11% आप कमाएंगे। यूरो बॉन्ड्स में आप बना लेते होंगे 6%, तो मैं एक एवरेज बीच में रख लेता हूँ, तकरीबन आप कमा लेंगे इसके अंदर 7-8-9% कमा लेंगे। तो मैं एक 8% जैसा नंबर इसके ऊपर रख लेता हूँ कि आप कमा लेंगे इसके अंदर। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट्स का रेवेन्यू निकल के आ गया जो हम कमाएंगे इसके अंदर। ठीक है जी। और अदर्स रह जाते हैं। अदर्स बेसिकली ये हैं यहाँ पे जो मैं आता हूँ, ये दोनों हेड्स प्राइमरीली जो मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस एंड दिस, और इनका भी मैं एवरेज लेता हूँ, दिस एंड दिस। और ये नंबर फिर मैं इस पर अज्यूम कर लेता हूँ। अगेन वैसे होता तो इसमें भी यही है कि इसमें फिक्स पे आपका ब्रेकडाउन होगा, FCY PKR वाले एंगल होंगे इसके अंदर। तो 11.5% वो है, 4.5% आपका लाइबोर सॉरी US का रेट चल रहा है। एक एवरेज, क्योंकि नंबर इतना बड़े नहीं है, इतने इसमें फ़र्क पड़ेगा नहीं। आप इसमें एक एवरेज बीच में अज्यूम कर लेंगे 7-8% जैसा या 8% जैसा कुछ कमा लेंगे। तो मैं 8% इस पर भी लगा देता हूँ, ये कमा लेंगे। सो ये मेरा एक इंटरेस्ट और रेवेन्यू निकल के आ गया इसके अंदर इस तरह से, सूद रेवेन्यू जिसको हमने शुरू में तफरी में कहा था। अब हम आते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरफ। सो इंटरेस्ट एक्सपेंस में भी ये वाली कहानी होती है कि यहाँ पर जब आप जाएंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंदर, तो सबसे पहले तो आपको करंट डिपॉजिट पे तो कुछ देना नहीं है आपको, तो आप आ जाएं इधर, ये रहा। सो जो आपका अदर डिपॉजिट है उसके ऊपर आपको कॉस्ट पे करनी है और कितनी पे करनी है। सो पहले तो इसमें आप देखेंगे 90% डिपॉजिट रफली हम अज्यूम करेंगे कि PKR है। सो PKR के ऊपर आप पे करते हैं जो फॉर्मूला इस वक्त स्टेट बैंक ने बनाया हुआ है, जो भी पॉलिसी रेट होता है उससे 1.5% माइनस करके। तो ये मेरा 11.5% अगर पॉलिसी रेट है तो माइनस 1.5% मैं कर देता हूँ, तो ये निकल आएगा। अच्छा, ये नेगेटिव को लगा देता हूँ शुरू में क्योंकि एक्सपेंस है। ये मेरा आ गया। जो सेविंग्स डिपॉजिट के ऊपर मेरी कॉस्ट आएगी वो इसके ऊपर निकल के आ गई। बट मेरी एक और कॉस्ट भी है जो FCY डिपॉजिट्स के ऊपर होती है, तो आई नीड टू ऐड दैट एज वेल। तो वो अगेन गोइंग बैक टू द सेम डिपॉजिट नंबर, और इसके ऊपर मैं लगाता हूँ अगेन 90% उधर था तो 10% इधर हो गया, और इसके ऊपर मैं लगाता हूँ यहाँ पर सॉरी मुझे ये पहले माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस, और इसके ऊपर मैं लगा लेता हूँ लाइव। अगर आपका US रेट 4.5% चल रहा है तो एवरेज आपके 3% पे कर देंगे। तो इस तरह का एक असम्पशन ले लें यहाँ पे, ये निकल आएगा आपका नंबर। अब आ जाता है अदर्स। अदर्स प्राइमरीली इज योर, मैंने बताया जो ओमो शोमो होता है आपका इसका, इसमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको यूँ लें, मल्टीप्लाई करें, और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्काउंट रेट से ही मल्टीप्लाई करते हैं। यूजुअली पॉलिसी रेट होता है जिसके ऊपर स्टेट बैंक अपना ओमोस शोमोस कर रहा होता है, तो आप इसके ऊपर ही कर दें। ये आ गया। अब आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी निकल के आ गया। ये दो चीज़ों के साथ आपने सबसे बड़ा काम एक बैंक का कर लिया है फोरकास्टिंग के अंदर। ये आपने कर लिया, यहाँ पे हो गया, सबसे बड़ा काम आपका हो गया। ठीक है जी। अच्छा गाइस, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, लेट मी फिक्स दैट प्लीज़। वो ये कि मैंने यहाँ पे जो ये एडवांसेस फोरकास्ट करे थे वो एज अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट मैंने कर लिए। ये ग्रॉस पे करने थे, मैंने नेट कर दिए, तो मुझे थोड़ा सा इसमें प्लीज़ लेट मी रीडू दीज कैलकुलेशन। ये एक्सेल फाइल पूरी आपको प्रोवाइड की जाती है, ये दोबारा प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो ग्रॉस एडवांसेस मैं यहाँ पे फोरकास्ट करूँगा बेसिकली दिस मल्टीप्लाई बाय जो ADR रेशो है यहाँ पे, कहाँ गया दिस। तो मेरे ग्रॉस एडवांसेस यहाँ पे आ गए, और फिर मैं इसमें 92% ले लेता हूँ जो मैंने अज्यूम की, सॉरी 92% ये रखेंगे और 1 माइनस ये रखेंगे। तो ये हो जाएगा PKR ग्रॉस एडवांसेस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस
दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एंड देन जो एफ सी वाई हो जाएंगे वो हो जाएंगे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आपके एफ सी वाई हो जाएंगे। ये मेरा लिंक हो चेंज हो गया सारा, और ठीक है। मुझे प्रोविजंस चाहिए होंगे तो प्रोविजंस में मैं करता हूँ दिस माइनस माइनस माइनस, क्योंकि प्लस हो जाएगा, ये मैं नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के प्रोविजन यहाँ पे ऐड कर लूँगा। अभी इतना ही है, जैसे ही मैं वहाँ पे एज्यूम्शन लूँगा ये बढ़ जाएंगे। सो जो ग्रॉस नेट एडवांसेस हो जाएंगे वो हो जाएंगे दिस माइनस दिस, ये हो गया। एंड देन यहाँ पे मैं एक प्रोविजंस का असम्पशन ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि लेट से बैंक को प्रोविज़न बुक करना पड़ेगा अपनी एवरेज एडवांसेस का 0.5%। ये एक इन अ लॉट ऑफ केसेस ये जो प्रोविजंस होते हैं ये सब्जेक्टिव होते हैं एंड ज़रूरी भी नहीं होते, बट बैंक जो होते हैं एज अ मैटर ऑफ कॉशन कर रहे होते हैं। ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो ये प्रोविज़न बढ़ते जा रहे हैं, नेट एडवांसेस कम होते हैं। जी अब ये सही हो गया। ओके गाइस, ठीक है, ये हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम और ये बाकी चीज़ें निकल के आ गई हैं। अब मैं जाता हूँ नॉन इंटरेस्ट इनकम के ऊपर। तो यूजुअली फ़ी जो होती है, देखें ये एक आपके साइज़ और डिपॉजिट बेस कस्टमर बेस से लिंक हुई भी होती है, तो मैं इसको डिपॉजिट ग्रोथ से ही लिंक कर देता हूँ। यहाँ पे डिविडेंड इनकम आपके पोर्टफोलियो से लिंक हुए हुए होते हैं, जो एक्विटीज़ वाला आपका अलग पोर्टफोलियो होता है, बट इन द बिगर पिक्चर ये मीनिंगफुल इतना है नहीं। सो मैं अगेन इसके ऊपर भी वही डिपॉजिट ग्रोथ लगा देता हूँ कि जितना एसेट साइड ग्रो करेगी उस हिसाब से ये भी ग्रो कर जाएगा। एंड एफएक्स इनकम है, ये मैं अभी इसको स्टेबल छोड़ देता हूँ यहीं पे, क्योंकि करेंसी स्टेबिलिटी अभी तो नज़र आ रही है, कोई बहुत ही शार्प मूवमेंट्स नज़र नहीं आ रही है। इसको मैं ज़ीरो लेता हूँ, इसको भी ज़ीरो लेता हूँ, और ये नंबर भी अगेन इतना बड़ा नहीं है, इसको 5 लेके छोड़ देता हूँ। सो ये जो मेरे टोटल नॉन इंटरेस्ट इनकम हो गई वो इतनी हो गई। इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। फोरकास्ट हो गई मेरी टोटल रेवेन्यू इज़ माई सम ऑफ नॉन इंटरेस्ट इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम। ये मेरा टोटल रेवेन्यू निकल के आ गया। अब मैं इसके बाद आगे जाता हूँ। बाकी ये मैं प्रोविज़न सारे ज़ीरो कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के, लोन्स के मैंने प्रोविज़न ऑलरेडी ले लिए हैं कि अपने बुक का सर्टेन इन्हें जो नंबर है, सॉरी मैंने हाँ यही है, मैंने आपको बता दिया कि एक अजम्पशन ले लिया कि ये लोग अपने बुक का 0.5% ऑफ द ग्रॉस एडवांसेस जो है ये, या नेट एडवांसेस जो है ये इसको प्रोविज़न करते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं बड़े हेड की तरफ, विच इज़ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये सिग्निफिकेंट हेड होता है बिकॉज ये पूरा बैंक चलाने का ये खर्चा है आपका। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ब्रांचेज हो गई, सैलरीज हो गई, बिजली के खर्चे हो गए, रेंट हो गए, सब इसके अंदर आता है, सब कुछ आता है। अब अगेन बैंक जो है इसको यूजली किस तरह से देखता है, कॉस्ट टू इनकम रेशो के परस्पेक्टिव में भी देख रहा होता है कि हमारा कॉस्ट टू इनकम रेशो कितना है, आप देखें। सो ये एमसीबी इज एक्चुअली फेमस फॉर हैविंग अ लो कॉस्ट टू इनकम रेशो। बैंक के बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के कॉस्ट कंट्रोल होते हैं, पर खैर मैं कहता हूँ कि भाई आपको एक सर्टेन एवरेज इन्फ्लेशन भी आपका सिस्टम में रहता है, एंड देन आप ग्रो भी करना चाह रहे हैं तो खर्चा तो थोड़ा करना पड़ेगा। तो मैं इसको अगेन लिंक कर देता हूँ वही डिपॉजिट ग्रोथ के साथ। ये हो गया, मेरे एक्सपेंसेस आ गए। अच्छा, ये अदर चार्जेस होते हैं, जनरली इसके अंदर वर्कर्स वेलफेयर फंड वगैरह वाली चीज़ें होती हैं। WWF मैंने साजगर वगैरह में बात करी थी, इसका सिंपल ये तरीका होता है, ये कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ये प्लस ये और ये होता है तकरीबन 2%। अच्छा, ये माइनस में बस लेना पड़ेगा क्योंकि इट्स एन एक्सपेंस यहाँ पर। और ये हमारा रेवेन्यू प्रोविजंस एक्सपेंसेस, ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बैंक्स का जो नया टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो 54% पे आ गया है, क्योंकि 44% का कॉर्पोरेट टैक्स रेट हो गया, जो पहले 39 होता था, और फिर 10% सुपर टैक्स आप इनका रख लें तो 54% इन पे तकरीबन टैक्स लग जाएगा। एंड ये इतना हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हो गया। ये देखिए नंबर्स बड़ी तेज़ी से आपके हिले हैं, उसकी वजह है जैसे प्रॉफिट आपका पॉपुलेट हुआ है। ये जो शुरू में इक्विटी में हमने लिंक लगाया था, ये देखें ये नंबर बढ़ गया आपका जाके, ये देखें इनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट, ये लिंक हो गया था ना, ये बढ़ना शुरू हो गया। अभी मैं डिविडेंड जब इसमें ऐड करूंगा जैसे ही, तो ये माइनस भी होना शुरू हो जाएगा वापस इसके अंदर। तो ये खुद ही मॉडल बनाने का शॉर्ट फ़ायदा यही होता है कि इस तरह के अजम्पशन जैसे जैसे होते जाते हैं वो खुद ही आपके चीज़ें एडजस्ट होती चली जाती हैं। ये EPS बन गई। अब मैं इसमें डिविडेंड ले लेता हूँ। डिविडेंड MCB एज अ हिस्ट्री ऑफ पेइंग गुड डिविडेंड्स। तो मैं यहाँ पे इसका पे आउट रेशो भी अगर लेट से मैं अज्यूम कर लेता हूँ 40-80% मैं पे आउट रेशो अज्यूम कर लेता हूँ, 85 कर लेता हूँ, और इसमें 1.5 का मैं मल्टीपल ये यूम कर देता हूँ
तो ये हो गया, और मैं इसको अगर लेके चलूँ तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह की कुछ आउटलुक से बनती है। तो ये एक आपने शॉर्ट मॉडल खड़ा कर लिया है अपना बैंक का। इसमें अब आप जो है चीज़ें खुद से चेंज करके देख सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, क्या नहीं आते हैं। डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लें, कम करना चाहते हैं कम कर लें, इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करके देखना चाहते हैं चेंज कर वो करके देख लें, बढ़ा के देख लें, कम करके देख लें। अच्छा, एक्चुअल अर्निंग्स शायद इससे डिफरेंट ही आएंगे, बिकॉज देखें हम तो ये मॉडल के ऊपर फोरकास्ट कर रहे होते हैं, एक्चुअल सिनेरियोज बहुत डिफरेंट होते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को सिंप्लीफाई किया है ताकि आप आसानी से समझ सकें, वरना तो इन रियलिटी थिंग्स आर डिफरेंट। अब इनके पास PIBs पड़े हुए हैं, PIBs के जैसे मैंने आपको बताया था ईल्ड ज़्यादा है, मैंने थोड़ा कंजर्वेटिवली कम अजम्पशन रखा है। फिर उसका वो रीप्राइस होते हैं, जब वो मेच्योर होंगे तो किस रेट पे होते हैं, क्या होते हैं, डिपॉजिट मिक्स किस तरह से इवॉल्व होता है, बाकी चीज़ें किस तरह से इवॉल्व होती हैं, इन्फ्लेशन कितना आता है, बैंक की स्ट्रैटेजी क्या है, तो वो सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट इससे आपको एक आइडिया मिल गया कि इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह की हो सकती है, किस तरह के नंबर्स हो सकते हैं। बेसिकली अब जैसे 2025 का 11.5% इंटरेस्ट रेट अगर एवरेज करता है तो ये 42 रुपीज़ जैसी EPS है। तो 42 का मतलब है प्लस माइनस हो सकती है, मतलब 20 रुपीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नहीं होनी चाहिए अनलेस समथिंग एबनॉर्मल हैपन्स, ठीक है ना। सो ये यहाँ पे हमने इस चीज़ को चैप्टर को कवर कर लिया कि EPS कितनी हो सकती है, DPS कितना हो सकता है। अब इंटरेस्ट रेट आप अपनी मर्जी से चेंज कर लें, इसको बोल देंगे लेट से 10% पे चला जाता है तो भाई मेरी अर्निंग्स क्या हो जाएंगी, तो भाई जी आपकी अर्निंग्स जो हैं ये 38 रुपीज़ पे आ जाएंगी, आगे जो ज़्यादा बढ़नी थी वो कम से बढ़ेंगी इसके अंदर। सो ये इस तरह की चीज़ें, वापस इसको मैं कर देता हूँ। अब आप इसके साथ यू कैन प्ले अराउंड, आप दूसरे बैंकों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगेन आपने बैलेंस शीट को देखना, वो इतनी सिंपल हो फिर आप अप्लाई कीजिएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया UBL पे ये सेम अप्रोच अप्लाई इसलिए नहीं कि स्ट्रक्चर यही रहेगा, थोड़ी सी उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी क्योंकि उनकी रिपो बोरिंग्स बहुत हाई हैं और उन्होंने उसको आगे PIBs के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो एक हेज फंड अप्रोच उन्होंने अडॉप्ट की हुई है वहाँ पर। आगे हम आ जाते हैं वैल्यूएशन के ऊपर। तो अगेन जो हम करते हैं, रिस्क फ्री रेट 11.5% हम अज्यूम कर रहे हैं, रिस्क प्रीमियम हमारा 10% होता है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11.5% 21.5 हो जाती है। टर्मिनल ग्रोथ मैं 12% ले रहा हूँ, इसके पीछे साइंस यही है कि 10% एवरेज इन्फ्लेशन और आपका 2% रियल GDP ग्रोथ कर लें, या दूसरा तरीका ये भी है कि आप डिपॉजिट ग्रोथ जितनी आप अज्यूम कर रहे हैं उसके मुताबिक आप इसकी टर्मिनल ग्रोथ अज्यूम कर लें। सो दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग इट। सो मैं इसको अगर लेट से 11.5% कर देता हूँ टर्मिनल ग्रोथ, क्योंकि मेरी डिपॉजिट ग्रोथ भी 11.5 में ले रहा हूँ यहाँ पे। सो ये एक हो गया। अब मैं DPS ऊपर से ले आता हूँ। डिविडेंड, अब डिफरेंट वैल्यूएशन अप्रोचेज होती हैं, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इज़ वन ऑफ दोज। तो मैं इसको डिविडेंड डिस्काउंट यहाँ पे अगर मैं इससे लगाऊँ, सो डिविडेंड DPS ये मैं लेके आ जाता हूँ। मैं 2026 के इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज थियोरेटिकली स्पीकिंग कॉन्सेप्ट ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज जो होती है वो वैल्यूएशन होती है। तो 2025 का मैं इस वजह से अभी इग्नोर कर रहा हूँ, और लोग वो भी अभी आएगा, बट मैं इग्नोर इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि वो आप ईयर एंड के ऊपर उस पॉइंट के ऊपर आप इसको वैल्यू कर रहे हैं। सो ये हो जाता है। बाकी इसका 1 प्लस टर्मिनल वैल्यू 1 प्लस G डिवाइड बाय R माइनस G, ये आ गया आपका। तो इस 350 रुपये जैसी आपकी बननी चाहिए फेयर वैल्यू, अज्यूमिंग के ये आपके नंबर्स होते हैं, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। अच्छा, और फिर एक जस्टिफाइड प्राइस टू अर्निंग अप्रोच होती है जो कि इसका 1 डिवाइड बाय R माइनस G हमने अज्यूम किया था, तो वो हो जाता है इसके अंदर। अच्छा, इसमें 1 वैसे गैर मुनासिब होगा करना, क्योंकि बैंक्स जो होते हैं वो 100% पे आउट मेंटेन करना उनके लिए नियरली इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज उनको ग्रोथ के लिए उनको एक इन्वेस्ट करना होता है, तो रिस्की एसेट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो कार चाहिए होता है उनको, तो उस वजह से वो कर नहीं पाते। अब जैसे बैंक का हम सस्टेनेबल पे आउटलेट से यहाँ पे 85% कर रहे हैं, तो मैं इसको 0.85 कर लूँगा यहाँ पे, और फिर मैं देखूंगा इसकी क्या बनती है। तो अगेन इत्तेफाक से वही 350 रुपये की टारगेट प्राइस है, इसकी फेयर वैल्यू निकलती है। जस्टिफाइड प्राइस टू बुक ये एक फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसमें आपको जस्टिफाइड प्राइस टू बुक के लिए आपको रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए होता है, जो हमारी पहले भी एक दफ़ा हमारे ग्रुप पे डिस्कशन हुई थी। मैंने बताया था कि बैंक्स के केस में ROE बड़ा मैटर करता है, जो कि डिटरमिन करता है कि बैंक का जो वैल्यूएशन है वो प्रीमियम होना चाहिए उसकी बुक वैल्यू के ऊपर, या डिस्काउंट होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं वो डिबेट करते हैं अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है या ऊपर क्या कर रहा है, तो उसके पीछे साइंस होती है। अगर एक बैंक अपने ROE से बीट करना शुरू कर दे अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, टेक्निकली स्पीकिंग, तो उसे प्रीमियम पे ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज अगर वो एक अच्छा रिटर्न नहीं जनरेट कर पा रहा तो उस बुक वैल्यू को उतना फायदा नहीं है ना, वो अपने शेयर होल्डर्स को देते, शेयर होल्डर्स कहीं और से वो कमा ले। सो इस वजह से प्राइस टू बुक जो होता है वो ऊपर नीचे आपका होता है। तो ROE के बगैर देखना बड़ा मुश्किल होगा। अब जैसे मैं फोरकास्ट करता हूँ, अगर इसमें मैं ROE ये मैं यहाँ पे बनाऊँ, तो अब देखिए ROEs जो निकल के आ रहे हैं, अब एवरेज ROE मेरा इस पीरियड का क्या निकल के आ रहा है, 20-20.5% निकल के आ रहा है। तो उसके ऊपर अगर मैं, अब ऑल्दो बढ़ रहा है वो, लेकिन उसके अंदर आप देखें ये एक इंटरेस्ट रेट गिरने की वजह से पहले गिर रहा है, फिर उसके बाद वो नॉर्मलाइज उसकी तरफ हो रहा है, लेवरेज की वजह से बढ़ रहा है।
सो ये अगर मैं देखूँ एक एवरेज मैं बोलूँ कि ये बैंक जो है ये 20% का आरओई कमाता है, तो ये बनता है, मैं इसको 20 को, चले मैं एवरेज वो आगे जाके बढ़ रहा है, मैं इसको 21 कर देता हूँ आसानी के लिए। तो वहाँ प्राइस टू बुक पे देखें इसकी वैल्यूएशन कम निकल के आती है, इसका निकल के आता है कि इसका बुक वैल्यू पे डिस्काउंट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा आरओई जनरेट नहीं कर रहा। आप देखें अगर मैं इसका जैसे 21% है ना, आप देखें कॉस्ट ऑफ इक्विटी 21.5% है, जैसे ही मैं इसके सस्टेनेबल आरओई को 21.5 करूँगा, फ़ौरन देखें बुक वैल्यू के ऊपर आ जाता है। तो ये एक अनदर अप्रोच ऑफ वैल्यूएशन है। एवरेज करके देख लें आप, अब जो भी आपको समझ में आता है, मैंने आपको डिफरेंट चीज़ें बता दी हैं, ये अब आप डिफरेंट बैंक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ जो बैंकों में इस वक्त एप्लीकेबल है वो ये कि रिसेंटली एक लास्ट ईयर अभी एक स्टेट बैंक ने एक और सर्कुलर निकाला था, जिसके अंदर बैंक्स आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू पे जो मिनिमम एमडीआर वाली रिक्वायरमेंट जो थी, जिसमें 1.5% बिलो द पॉलिसी रेट उनको देना पड़ता था अपने सेविंग्स अकाउंट होल्डर को, वो नॉन रिटेल डिपॉजिट के ऊपर अब अप्लाई नहीं होगा। सो दैट इज़ अनदर पोटेंशियल अपसाइड टू मार्जिन इन केस ऑफ कन्वेंशनल बैंक्स, इन केस ऑफ एमसीबी एज वेल। एंड जो इस्लामिक बैंक इनसे कहाँ पर डिफरेंट होते थे पहले, वो ये कि इस्लामिक बैंक के केस में एमडीआर नहीं था, उनके ऊपर मिनिमम डिपॉजिट रेट नहीं था सेविंग्स के ऊपर, तो बाकी सब कुछ सेम था, लिटरली सब कुछ सेम था कि उनके पास एडवांसेस होते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स में बस टीबिल पीआईबी नहीं होते, उनके लिए सुकूक्स होते हैं, ये दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। और लाइबिलिटी साइड पर करंट डिपॉजिट पे कुछ नहीं पे करते, सेविंग्स डिपॉजिट के ऊपर वो एडहॉक बेसिस के ऊपर खुद उनकी जजमेंट होती थी, या कंपेटिटिव मार्केट पे देखते थे, उनका कोई फॉर्मूला स्टेट बैंक ने नहीं बनाया था, वो अब उन्होंने चेंज कर दिया और कह दिया कि 75% ऑफ योर इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स जो भी आप कमाओगे वो आपको देना है अपने सेविंग्स अकाउंट वाले को। तो वहाँ पर अब उनके ऊपर एक प्रेशर थोड़ा सा रिलेटिव टू द हिस्टोरिकल वो एक कंप्रेस थोड़ा सा होगा, ये एक डिफरेंस आ जाता है दोनों बैंकों के अंदर, दोनों के अंदर, बट अब किसी हद तक कन्वर्ज हो गया है विद दिस अप्रोच। सो यहाँ पर ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो हमने एनालिसिस किया, ये सारा आपको समझ में आ गया, कौन से की वेरिएबल्स हैं वो भी आपने देख लिए, स्टार्टिंग विद द डिपॉजिट्स, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स, कैसे उनको स्टडी करना है, कैसे उनको प्राइस करना है, कैसे उनको रेवेन्यू में कन्वर्ट करना है, एक्सपेंसेस में कन्वर्ट करना है, और वो इवेंचुअली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रांसफर हो सकते हैं। सो अब आपने देख लिया, ये प्रोसेस लंबा था, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपने देखिए जल्दी काम हुआ है, उसकी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा थी बट काम जल्दी हुआ है। आप देखिए इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट्स वेरी ईजी है एक्चुअली। एक और जुगाड़ू तरीका होता है जो कि मैं इनकरेज नहीं करता, बट अगर आप लोगों को ये समझने में मुश्किल आ रही है तो मैं एक जुगाड़ू तरीका होता है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ उसके अंदर। वो ये होता है, अगेन उससे भी आप हाई लेवल चीज़ों का आइडिया कर सकते हैं कि क्या होंगे। अब जैसे नेट इंटरेस्ट इनकम थी, सबसे बड़ा एफर्ट हमारा यहाँ लगा इस नंबर पे आने में 146 बिलियन रुपीज़ के ऊपर। अब देखिए मेजर सोर्स ऑफ लिक्विडिटी क्या है, डिपॉजिट है, ठीक है ना। तो हम डिपॉजिट के थ्रू चलते हैं। अब बैंक डिपॉजिट ले रहा है और डिपॉजिट को आगे लगा रहा है कहीं पे, तो लेट से पहले हम लेते हैं करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट उसके पास जो है वो आगे लगाएगा, कहाँ लगाएगा, एडवांसेस में लगाएगा, इन्वेस्टमेंट्स में लगाएगा, ऐसे ही करेगा। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि वो जो करंट अकाउंट है उसके ऊपर अब रफली आपने देख लिया कि 50% एडवांसेस हैं, 50% इन्वेस्टमेंट्स होंगी, मोटा मोटा बराबर होता है। रीपो बोरोइंग्स भी लिक्विडिटी जनरेट करती हैं, बट मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर स्प्रेड बहुत छोटा होता है, 0.3 0.5 इस तरह का ऑन एवरेज आप कमा रहे होते हैं उसके ऊपर एनुअली। बट यहाँ पे अब आप क्या कर रहे हो, आप अज्यूम कर रहे हो कि जो मेरा इंटरेस्ट रेट अगर मैंने 12.5% ली, 11.5% इस वक्त अज्यूम किया हुआ है, तो टी बिल पीआईबी में आप 11.5-12 इस रेंज में आप कुछ कमा लोगे। टेनोर का थोड़ा प्रीमियम होता है पीआईबी का, और एडवांसेस के ऊपर अब 11.5 पे अगर 1.5% आप उसके ऊपर प्रीमियम रखते हो तो 13% आप एडवांसेस पे कमा लोगे। तो 11.5, 12, 13 मैं एक एवरेज रख लेता हूँ, 12.25 लेट से फीसद मैं कमाऊंगा करंट डिपॉजिट्स के ऊपर। तो अच्छा चलें हम इसको शुरू कर लेते हैं। अब हम एवरेज ये लेता हूँ मैं यहाँ पर जुगाड़ू तरीके में एवरेज लेता हूँ करंट डिपॉजिट्स, ये रहे करंट डिपॉजिट्स, इसका 90% पीकेआर है जैसे मैंने आपको अज्यूमशन बताया था कि हमारा, और इसके ऊपर आप रख लोगे भाई आप 12% कमाओगे इसके अंदर, मोर और लेस आप इसके अंदर जो लेके चल रहे हो। सो ये हो गया, प्लस आप एवरेज ले लो करंट डिपॉजिट्स का जो कि आप फिर कमाओगे उसके ऊपर, इसके ऊपर 10% ले लो जो कि FC5 है, और फिर इसके ऊपर आप कुछ कमा लोगे। तो 4.5% था, उसके ऊपर लेट से 1.5 और कमा लोगे। वैसे तो मुश्किल है, एवरेज 1 ही कर लेते हैं, 1 कमा लोगे। सो ये एक हो जाता है, इतना निकल के आ गया जो आप करंट डिपॉजिट्स पे कमाओगे। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं जो हम सेविंग्स पे कमाएंगे। तो सेविंग्स के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ये जो होता है इसके ऊपर आप कमाते हो 1.5% का आपका स्प्रेड स्टेट बैंक ने रखा हुआ है, तो आप 1.5% ले सकते हो। वही आप अज्यूम FC5 पे कर लो क्योंकि उतना ही हमने देख लिया मोर और लेस, अब बल्कि उस पर आप ज़्यादा कमा सकते हो जो हमने देखा था। तो बट एक एवरेज ले लेते हैं, 1.5% हम कर लेते हैं, 1.5 से थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 2% कर लेते हैं चले। ये अब 135 बिलियन के ऊपर आ गया।
देखें आप काफ़ी हद तक करीब आ गए। 146 आपका वैसे होना था, 135 पे आप वैसे ही आ गए। अब एक एलिमेंट इसमें मिसिंग है, वो जब मैं ऐड करूंगा शायद और करीब आ जाएगा। वो एलिमेंट ये है जो मैंने आपको बताया था शुरू में, इक्विटी जो होती है अपनी बैंक की इक्विटी भी, तो एक उसने पैसे जमा किए हैं ऊपर ओवर टाइम, तो वो कहाँ लगे हुए हैं? सो वो फिक्स्ड एसेट्स में आपके लगे हुए हैं, वो इस तरह के डिफरेंट एसेट्स में लगे हुए होते हैं। तो वैसे तो आपके इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स जो होते हैं वो ये अर्निंग एसेट्स हैं, ये आपके यूजुअली फाइनेंस हो रहे होते हैं। ये देखें, ये जो हो गया अभी 2.7 ट्रिलियन हो गया, ये आप यूजुअली फाइनेंस करते हो इस तरह की चीज़, इन चीज़ों से। ये देखें 2.54 ट्रिलियन तो हो गया आपका, इसी तरीके से हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा आप अदर लाइबिलिटीज़ से फाइनेंस कर रहे हो उसको। अच्छा, ये अदर एसेट्स और अदर लाइबिलिटीज़ मोरलेस ये देखें एक दूसरे को ऑफसेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप इसको तो इनको ऑफसेट करा सकते हो। तो अब आपकी इक्विटी जो है वो इक्विटी यहाँ पर देखें सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स के अंदर कंज्यूम हो रही है, और रिमेनिंग फिर वो इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स में जा रही है, जो कि देखें एडिशनल ज़्यादा आपका निकल के आ रहा था, वो 2.7 ट्रिलियन के करीब पे आ रहा था। तो इसमें से मैं ये माइनस कर दूँ 100 अरब, तो तकरीबन पीछे 175 अरब रुपये बच जाता है। तो वो 175 अरब रुपये मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि वो 175 अरब मल्टीप्लाई अगेन, वो भी वही मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 12, या मैं टेबल में डाल देता हूँ उसको, चलें 11.5% मैंने कमाना था उसके ऊपर। ये देखिए 155 बिलियन, आप बहुत करीब आ गए और उसके और करीब आ गए। 155 बिलियन ऐसे निकल के आ गया, 146 बिलियन वो। अब अगेन ये राउंडिंग ऑफ की वजह से आपका थोड़ा सा नंबर आ रहा है। मैं इन चीज़ों को अगर वो और कर दूंगा, ये जैसे 1.5 में कर दूंगा अगर, तो ये देखिए आप और 150 बिलियन के ऊपर आ गए, क्योंकि सेविंग्स बड़ी बुक है, वो 1.5% आपका सेविंग्स के ऊपर स्प्रेड होता है। आप वो लेके चले तो अभी 150 बिलियन के ऊपर आ गए आप और करीब। तो देखिए आप क्लोज आ गए हैं काफ़ी। सो दैट इज़ वन जुगाड़ू वे ऑफ अराइविंग एट अ नंबर, बट इट वॉन्ट बी प्रिसाइज तो खैर वैसे भी कोई हो नहीं सकता, बिकॉज आप प्रोजेक्शंस ही कर रहे हैं। सो यू गेसिंग, यू आर अज्यूमिंग सो मेनी थिंग्स, बट दिस इज एन ईजियर वे ऑफ डूइंग इट कि आप उसका डिपॉजिट मिक्स देख लें, उसके ऊपर करंट पे कितना कमा सकता है, सेविंग्स पे कितना कमा सकता है, और रिपोज पे मैंने अज्यूम नहीं किया क्योंकि वो कोई खास ऐसा चीज स्प्रेड होता नहीं है। और बाकी नेट इंटरेस्ट इनकम निकल के आ गए। नॉन इंटरेस्ट इनकम आपको बता दिया, बहुत ही ईजी है उसको निकालना, और बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करें निकल के आ गए। अब अर्निंग कितनी होगी इसके अंदर। सो यहाँ पे अब हम इस चैप्टर को बैंक के क्लोज करते हैं। इस सीरीज़ में हम लोग और भी बैंक्स के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, यूबीओल के ऊपर भी हम अलग से बनाएंगे, जो मैंने आपको बताया था थोड़ा डिफरेंट है। इस्लामिक बैंक्स के ऊपर थोड़ा सा हम अलग से कर लेंगे इन फ्यूचर। तो यहाँ पर रोज़ा भी है, गला भी सूख चुका है, भूख भी लग रही है, एंड थैंक यू सो मच इस मेहनत के अगेंस्ट। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन आ जाता है जब नई वीडियो आती है आपके पास। तो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।